मैं आपसे कहूं कि एक शहीद जो वीर गति को प्राप्त होता है उसे शौर्य चक्र मिलना था। उस शौर्य चक्र को लेने के लिए वो शहीद खुद जाता है और वो लोगों के हाथों से सम्मानित होता है वहां पर, और उसकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे कि जब वो शहीद हो चुका था तो वो कैसे पहुंच सकता है संसद भवन में और कैसे वो अपना चक्र ले सकता है, शौर्य चक्र। दोस्तों, काफी दिलचस्प कहानी है। एक जो इस दुनिया से जा चुका है, जो वीर है, कहते हैं कि कभी जो हमारे फौजी जवान हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो शहीद होते हैं। उनके बारे में जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जितने भी मेरे देश के भाई हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए होते हैं, अगर किसी फौजी भाई भी मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और भाइयों, मैं आपको बहुत सम्मान की नज़रों से देखती हूँ, क्योंकि मैं फौजी भाइयों से बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो फौजी होते हैं। मेरे गांव से करीबन 100 से 150 फौजी बच्चे हैं, लड़के हैं जो फौज में लगे हुए हैं। इनका हमारे देश का गौरव है, ये हमारे देश का मान सम्मान है, ये हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं। जितना सलूट करोगे ना उतना कम है। इनके परिवार का हमें सम्मान करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए जो फौज में हमारे लिए अपना सीना तान कर हमेशा एक गोली का इंतजार करते रहते हैं। क्यों ना तारीफ करूं मैं उनकी जो तारीफ के हकदार हैं, क्यों ना सम्मान करूं मैं उनका जो सम्मान के हकदार हैं, क्यों ना उनके लिए बोलूं मैं जिनके लिए बोलना जरूरी है। दोस्तों, कैसे एक जो शहीद होने के बाद भी वो कैसे लेने पहुंच जाता है, इस कैसे का जवाब आपको स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहना अंत तक, और बहुत ही अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, भगवान के बारे में कुछ जानकारी भी मिलेगी, और शहीदों के प्रति एक मान सम्मान भी बढ़ेगा कि कैसे एक शहीद ने अपने 3 दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसने अपने आप को नहीं समझा। 24 साल का जवान शहीद हमारा, जो बिना परवाह किए हुए अपनी जान को दांव पर लगा देता है अपने दोस्तों के लिए या अपने साथियों के लिए। तो चलना पड़ेगा हमें उत्तराखंड के सुलाल गांव में चलना पड़ेगा, जहां पर मनीष नाम का फौजी है। मनीष फौज में है और उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। मनीष बचपन से ही फौज के सपने देखा करता था और उसका एक सपना था कि मैं फौजी ही बनूंगा। मनीष के बारे में कहा जाता है, मनीष पटवाल बहुत ही एक नेक और अच्छे काम करने वाला लड़का था और उसकी सोच बहुत उम्दा होती है। वो लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, लोगों के लिए हमदर्दी उनके दिल के अंदर बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, अब की बार वो उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। माँ का नाम शांति होता है और पिता का नाम जगमोहन पटवाल होता है। माँ शांति पटवाल होती है। दोस्तों, ये पूरा परिवार पटवाल था। इसकी एक बहन भी होती है। बहुत हंसी खुशी परिवार था। परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। अब ये छुट्टियों के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब मैं जा रहा हूँ। और दोबारा माँ कहती है कि बेटा, अब तू शादी कर ले, तेरी शादी करके मैं भी चैन से रहूँगी। तो ये कहता है कि माँ, अब की बार और चला जाऊँ, उसके बाद आप देख लेना कि आपको शादी करनी है, क्या करनी है। यानी कि बेटे की तरफ से एक कहते हैं ना कि हाँ का जवाब सा मिल गया था। यहाँ पर मनीष अपना बैग पैक करता है। बैग पैक करने के बाद दोस्तों, जो कुछ भी होता है ये वहाँ पर जाता है और इसकी अब की बार जो नौकरी, मतलब जहाँ पर ये तैनात था, वो जगह होती है दराग रुपाते। दराग रुपाते एक जगह होती है जहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा था फौजियों के लिए ही, और वहाँ पर इसकी तैनाती होती है। मनीष 24 साल का था। 2012 सन चल रहा था। दोस्तों, अक्टूबर का महीना होता है। वहां पर जब मनीष की तैनाती होती है तो दोस्तों क्या होता है कि वहां पर एक हादसा होता है। हादसा क्या होता है कि एक
जो बस नुमा एक मतलब एक इनका फौजियों का जो ट्रक होता है उसमें ये 4 बंदे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर उस ट्रक के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है कि ट्रक धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगता है और मनीष और सभी फौजियों को आभास हो चुका था कि ये ट्रक अब हमारे काबू से बाहर है। यहाँ पर मनीष ऐसी जगह पर था कि जहां से वो सबसे पहले उस ट्रक से नीचे उतर सकता था, लेकिन उसने पहले अपने दोस्तों को नीचे कूदने की तैयारी की। उसके बाद उसने जब वो जो ड्राइविंग कर रहा था, जो उस ट्रक को काबू में कर रहा था दोस्तों, वो उसी में रह जाता है क्योंकि सब उससे कूद जाते हैं। तो मनीष का दिल गवाही नहीं देता है कूदने के लिए और वो उस ड्राइवर की जान को बचाने लगता है। उस ड्राइवर को वो उससे खींचता है और कहता है कि तुम कूदो, उसके बाद मैं कूदूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मनीष उसमें से कूद नहीं पाता है और मनीष शहीद हो जाता है उसी ट्रक के साथ। ये खबर घर वालों के पास 26 अक्टूबर को पहुंचती है। दोस्तों, ये खबर जब घर वालों के पास पहुंचती है तो घर वाले बेसुध हो जाते हैं क्योंकि बेटा शादी का वादा करके गया था और ये क्या हुआ, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ये ऐसा हादसा होता है कि सभी लोग हैरान और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर में वो माहौल हो जाता है कि घर वाले अपने आप को संभाले नहीं समझते हैं। मनीष तिरंगे झंडे में लिपटने के लिए तैयार था। दोस्तों, बहुत भावुक भरे पल होते हैं जो पल मैं आपसे बयां कर रही हूँ या जिन पलों को मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मनीष को तिरंगे में लपेटा जाता है, उसको एक बंद किया जाता है और एक सम्मान पूर्वक उसके जो दोस्तों की उसने जान बचाई थी वो उसके साथ भावुक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोते हुए अपने दोस्त को अंतिम विदाई लेकर उसके घर की तरफ चल देते हैं। मनीष जब तिरंगे में लिपटकर घर आता है तो माँ की चीख पुकार सुनकर शायद पत्थर से पत्थर दिल भी पिघल जाए और उसकी भी आंखों से आंसू आ जाए। बहन के रोने को देखकर कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल कांपने लगता है, छाती फटने लगती है, सीना फटने को तैयार हो जाता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। एक 24 साल का बच्चा जो इस दुनिया से जा चुका था, जो शहीद हो चुका था। माँ ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। माँ जब अपने बेटे को देखती है और सलाम करती है तो कहती है कि बेटा, तुमने मुझसे वादा नहीं निभाया, मैं तुम्हारे वादे के ऊपर तुम्हारे पीछे इंतजार में बैठी हुई थी। मेरे लाडेश्वर, मेरे प्यारे, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी रे। और वो इतने भावुक भरे पल होते हैं कि मैं क्या बताऊं, मेरे हाथों के रुए खड़े हो रहे हैं आपको बताने में। माँ और परिवार यानी शांति जी और जगमोहन जी को होश ही नहीं रहता है। आखिरी सलामी, आखिरी सल्यूट शहीद को दिया जाता है और शहीद अग्नि में विलीन हो जाता है। वो विलीन हो जाता है। दोस्तों, घर में वक्त कैसे कटे, जिंदगी बहुत दुख भरी होती है। लेकिन कहते हैं कि प्रकृति कभी कभी जितना देती है ना, यानी कि जितना लेती है उससे कहीं बढ़कर ज्यादा देने की कोशिश करती है। माँ दिन रात बेटे की फोटो को लेकर बेड पर पड़ी रहा करती। पिता उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारा बेटा देश के लिए गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। उसके रोने का कोई ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, रिश्तेदार सभी अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मनीष सभी को सपने में नजर आया करता। मनीष अपनी माँ के सपने में आता है और कहता है कि माँ, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगा। एक माँ रात को 1 बजे उठकर अपने बेटे को ढूंढने लगा करती, हर कोने में ढूंढा करती, क्योंकि बेटा सपने में आकर कहा करता कि माँ मैं आऊंगा, तू क्यों रोती है। बहन को भी सपने में आकर बस यही बात कहा करता कि मैं आऊंगा। यहाँ तक कि जो दोस्त उसके फौज में उसके साथ होते हैं उन दोस्तों से भी यही कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा, तुम देख लेना, मैं अपने घर में ही आऊंगा। दोस्तों, ये संदेश तो सभी को मिल रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि मनीष सच में ही आ जाएगा। और आपको बताऊं कि मनीष जो इस दुनिया से शहीद हुआ था, जो हमारा जवान गया था, वो 7 महीने बाद अपनी माँ के पेट में दस्तक देता है। 7 महीने बाद जब माँ के पेट में दस्तक देता है तो माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि माँ की उम्र 46 साल होती है। 46 साल की महिला जिसकी बड़ी बेटी की शादी भी हो चुकी थी, मनीष की बहन की, ये एक
प्रकृति का नियम था। माँ बिल्कुल भी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी और जो कुछ हुआ उसने विधि का विधान समझते हुए उसे अपनी कोख में पालने का, कहते हैं ना कि एक फैसला लिया, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरा मनीष है और इसका नाम भी मैं मनीष ही रखूंगी। दोस्तों कैसे कह सकते हैं, हाँ हम गर्भवती हैं लेकिन हमें ये थोड़े ही पता होता है कि लड़का होगा लड़की। लेकिन मनीष की माँ का जो विश्वास था वो दृढ़ था, यानी बहुत ज्यादा था। वो दूसरे महीने से ही कहती है कि मेरा मनीष है। मुझसे सपने में कहा करता कि मैं आऊंगा माँ, और वो मेरे कोख में है, पल रहा है और मनीष ही आएगा। धीरे धीरे 9 महीने निकल जाते हैं। ये परिवार किसी से भी इस खुशी को साझा नहीं करता है, किसी को भी नहीं बताता है। अब इनके चाचा की लड़की, मनीष के चाचा की लड़की जो शादीशुदा थी, वो इनकी माँ के पास फोन करती है जब मनीष की माँ को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और जिस दिन मनीष इस दुनिया में आता है उस दिन दोपहर को फोन करती है और कहती है कि चाची मुझे तो ताई जी मुझे तो आज मनीष सपने में नजर आया और मनीष कह रहा था कि मैं आज घर में आ रहा हूँ। ताई मुझे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत प्यार किया करती थी अपने ताऊ के लड़के से, यानी मनीष के चाचा की लड़की। मनीष से बहुत ही ज्यादा बहुत प्रेम था उन दोनों में, बहन भाइयों का। अब यहाँ पर जब वो फोन करती है तो यहाँ पर जो मनीष की माँ होती है शांति, वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहती है कि सपने में रहा है और कह रहा है कि 2-3 घंटे में मैं अब अपने घर आने वाला हूँ। और वो रोने लगती है। जो चाचा की लड़की होती है, मनीष के चाचा की लड़की, कहती है कि ताई जी मैं बहुत याद करती हूँ, शायद ऐसे कुछ होगा जो मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा था कि 2-3 घंटे में मैं आने वाला हूँ। चाचा की लड़की को ये नहीं पता था कि ताई गर्भवती है, मनीष की माँ गर्भवती है। दोस्तों बहुत हैरान करने वाली बात होती है, जैसे ही मनीष की माँ फोन को काटती है वैसे ही मनीष की माँ को दर्द शुरू हो जाते हैं। मनीष की माँ को जब दर्द शुरू होते हैं तो दर्द शुरू होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दोस्तों वहां पर मनीष की माँ सच में ही एक लड़के को जन्म देती है और हूबहू वो लड़का बिल्कुल मनीष की तरह दिखता था। 2013 में मनीष जैसे लड़के को यहाँ पर जन्म दिया जाता है और वो बिल्कुल मनीष जैसा होता है। अब इसे देखकर घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और सभी रिश्तेदारियों में बताया जाता है। जब चाचा की लड़की के पास ये खबर जाती है तो चाचा की लड़की हैरान हो जाती है कि ताई आपने बताया नहीं, तो यानी ये मनीष भैया हैं। सच में ही मनीष भैया आए हैं, उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके पेट में है या आप गर्भवती हैं। दोस्तों अब सभी हैरान थे, लेकिन जब मनीष को देखते हैं यानी उस बच्चे को देखते हैं तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये मनीष नहीं है। सभी उससे अब मनीष मनीष करने लगते हैं। पूरी रिश्तेदारी, पूरा परिवार खुश हो जाता है। सभी आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि एक बेटा गया था, दूसरा बेटा आ गया, ये तेरा वही बेटा है। धीरे धीरे जब मनीष बड़ा होता है तो मनीष जब 6-7 महीने का होता है तभी इनके पास एक लेटर आता है कानून की तरफ से। और यहाँ पर जो मनीष वीर गति को प्राप्ति हुई थी, जिसकी जो मनीष पटवाल था, उसको शौर्य चक्र मिलना था, यानी उसकी जो उसने वीरता दिखाई थी उसके ऊपर उनको सम्मानित किया जाना था। दोस्तों यहाँ पर 7 महीने का जो दूसरा मनीष जन्म लेता है, इसका जन्म नाम भी मनीष ही रखा जाता है। 7 महीने का हो जाता है और अपनी माँ की गोद में बैठकर यह अपने उस भाई के शौर्य चक्र को लेने के लिए वहां पर जाता है संसद में, और वहां पर इनको सम्मानित किया जाता है। तो मैंने आपसे कहा था कि एक अपनी ही, अब यहाँ पर मैं पुनर्जन्म क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो दूसरा मनीष हुआ था जिसका जन्म 2013 में होता है, 2014 में इनको वीर वहां पर शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसकी आदतें बिल्कुल मनीष जैसी थी और ये ऐसी ही हरकतें करता है। फिलहाल इसकी उम्र करीबन 12 साल है और इसकी जो एक्टिविटी है यानी इसके हाव भाव बिल्कुल मनीष जैसे हैं, ऐसे ही बोलना। और ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे फौज में जाना है, मैं एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि फौजी बनूंगा, देश की सेवा करूंगा, देश की रक्षा करूंगा। माँ मुझे बॉर्डर पर
काम करना है, मुझे एक बहुत बड़ा फौजी बनना है, ये ऐसी बातें करता है। जो पहला मनीष था, जो चीजें वो किया करता, जैसे वो पढ़ाई किया करता, हूबहू ऐसे ही ये मनीष पटवाल पढ़ाई करता है, ऐसे ही माँ से प्यार करता है। वो बहुत मजाकिया था जो मनीष शहीद हुआ है, ऐसा ही ये लड़का है 12 साल की उम्र में। इसकी सारी हरकतें इसके भाई से मिलती हैं। उसके बाद माँ कहती है कि बेटा नजर नहीं आता, उसके बाद बेटा सपने में भी दिखाई नहीं देता है, और क्योंकि मेरा बेटा ये है, लेकिन कभी कभी जब उसकी याद आती है तो इसे देखकर मेरा पेट भर जाता है और मैं भूल जाती हूँ कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। लोग कहते हैं कि शहीद शहीद, लेकिन मैं नहीं मानती, मेरा बेटा मेरे सामने है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक माँ की आंखों को सुकून मिल रहा है, उन्हें एक बेटा दिया। ताज्जुब भरी ये बात है कि उसका इतना विश्वास कि मुझे लड़का ही होगा, और सच में ही उसे लड़का ही होता है, ये हैरान कर देने वाली बात थी। दूसरी बात यहाँ पर जो होती है कि इसकी आदतें बिल्कुल अपने बड़े भाई पर गई हैं। यहाँ पर ये कहता है कि उसके बारे में जो भी कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद ही वो हूँ। मैं चाहता था कि वो भी मेरे साथ रहे। हालांकि इतना कुछ इन्हें याद नहीं है पिछले जन्म की मैं, लेकिन सभी बातें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें ये वहाँ की भी बताता है। थोड़ा थोड़ा इसे सब कुछ, मतलब सब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये वही मनीष है। दोस्तों, ये पुनर्जन्म की गाथा थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं। एक भाई का सवाल था कि क्या दीदी कोई ऐसी घटना है जो अभी चल रही हो? तो भाई आपको मैं एक ठिकाना देती हूँ। उत्तराखंड में जो सुलाल गांव है, उसमें ये घटना अभी चल रही है। आप वहां पर जा सकते हैं, जितने भी लोग मुझसे सवाल करते हैं। दूसरी जो पलवल जिला है, इसके पास एक होडल पड़ता है हल्का, उसके होडल पट्टी मतलब गढ़ी पट्टी में एक गढ़ी पट्टी एक गांव है होडल के पास, और उसमें धनराज का पुनर्जन्म हुआ था राहुल के रूप में। वो भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। दोस्तों, आपको एक और घटना बताऊं। पलवल के पास ही एक घटना जो दीघौट से घटी थी, और दीघौट से घटने के बाद उस लड़के ने भरतपुर में दूसरा जन्म लिया था। वो 13 साल तक, यानी 14 साल तक प्रेत योनि में इस मुड़कटी, यहाँ पर एक हाईवे है, हाईवे पर एक मुड़कटी शहर है, मतलब गांव है, वहां पर वो प्रेत बनकर रहता है। साइकिल से उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो भरतपुर में दूसरा जन्म लेता है। एक कहानी ये चल रही है। एक कहानी फरीदाबाद में चल रही है, फरीदाबाद के समीप ही मैं आपको बता रही हूँ। एक कहानी गंगापुर में चल रही है। आप गंगापुर को जानते हो। सभी की स्टोरी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, और आप उन सभी स्टोरियों को निकाल सकते हैं। और दोस्तों, ये भी पुनर्जन्म की ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें इतने साक्ष्य नहीं मिलते हैं जितने हमने और कहानियां आप लोगों के सामने रखी थी जो पुनर्जन्म की थी। सारी कहानियां, सारी घटनाएं सत्यता पर रखी गई हैं। आपको यकीन ना हो तो हर एक कहानी को, धनराज की स्टोरी को आप निकाल कर देखिए, जो कि 12 साल तक प्रेत योनि में रहता है एक पेड़ पर, वो धनराज होता है। आप वहां पर जा सकते हो। 14 साल तक एक मुड़कटी पर रहता है प्रेत योनि में, आप उस लड़के से भी मिल सकते हो। और आपको मिलना कहीं दूर नहीं है, मेरी स्टोरियों में पूरी जानकारी, पूरा पता आपको मिल सकता है, क्योंकि लोगों के बहुत सवाल होते हैं। आपको चैन वहीं पर मिलेगा। कभी मुझे मौका मिला तो मैं इन लोगों का इंटरव्यू लेकर अपने चैनल पर जरूर डालूंगी जब मुझे वक्त मिलेगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप देश के शहीदों के बारे में क्या बोलना चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या आपकी सोच होती है? मेरी तरफ से अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो मैं शहीदों का, मैं देश के जवानों का, जो मेरे देश की सेवा करते हैं, मैं उनका बहुत मान सम्मान करती हूँ, और मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक, कहते हैं ना कि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। हमारी भारत माता की जय हमेशा रही थी, हमेशा रहेगी, और आने वाले समय में भी हमेशा जय जयकार होती रहेगी। तो प्यार से बोलिए कि वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। किसान और जवान एक ऐसी श्रेणी है जो देश की सेवा और देश को भूखमरी से बचाती है। किसान के लिए भी आपको अच्छी सोच रखनी चाहिए, क्योंकि किसान वो ताकत है जो आप सभी लोगों का पेट भरता है। जवान वो ताकत है जिसकी वजह से तुम अपने कॉलर ऊंचा करके घूमते हो। देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन जो सम्मान के पात्र हैं उनका सम्मान करना सीखो, और उनकी सोच के प्रति अपनी सोच को बदलना सीखो। दोस्तों, हमारा देश बहुत अच्छी भूमि है।
यहाँ की सी बात तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। शाम की वीडियो में हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।